हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और देखिए, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से। व्लॉग नहीं, वीडियो है। क्योंकि पता है आप लोगों को, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पे अपने स्टोरी में एक पोल डाला था जिसमें कि मैंने आप लोगों से आपके जो भी क्वेश्चन आंसर मुझसे थे, जो भी आपको क्वेरीज थी मुझसे रिलेटेड, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। और काफ़ी कुछ क्वेश्चन उसमें आए हैं जिनके मैं आप लोगों को जवाब दे देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो था वो ये था कि आप कहाँ से हो। तो मैं हूँ टिहरी गढ़वाल के कोटी पलूनी गांव से। और अभी मैं देहरादून में रहती हूँ। मेरे पेज उड़ गए हैं, सॉरी गाइस। क्वेश्चन मैंने लिखे हुए थे अपने पेजेस में। और मैं अभी देहरादून में रह रही हूँ क्योंकि मैं वहाँ से बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर रही हूँ। अभी मेरी पढ़ाई का सिर्फ 1 ईयर कंप्लीट हुआ है और बाकी अभी मेरी स्टडी वहीं से कंटिन्यू है। आजकल मैं छुट्टियों में घर आई हूँ, तो बस। और दूसरा क्वेश्चन जो था, व्हाट अ गर्ल सर्चेज इन मैन, कि जो गर्ल्स हैं वो बेसिकली जो गर्ल्स है वो किसी मैन में क्या सर्च करती है चीज़ें। तो जो फैक्टर जो मैं सोसाइटी में देखती हूँ वो सबसे कॉमन फैक्टर यही होता है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए और केयर होनी चाहिए। और अगर आपकी वुमेन को कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और उन्हें कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे मेरे देखने में या मेरे जानने में काफ़ी सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से काफ़ी कुछ केसेस ख़राब हो जाते हैं। तो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ही है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मैं जाती हूँ। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेम में पास कैसे हो जाएं? तो सबसे ये क्वेश्चन मेरा भी होता था। ये क्वेश्चन सारा जितने भी लोग बीएससी नर्सिंग में एनरोल हो जाते हैं उन सबका होता है। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग में हमारा जो पास होने का फैक्टर होता है, जो जो कॉलेजेस एचएनवी एफिलेटेड होंगे ना, उन सबका ये डर जरूर होता है कि हम पास होंगे या नहीं होंगे। तो उसका आंसर ये है, आप पास हो जाओगे। बस ये है कि आपको अपना सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर करना है। एटलीस्ट 2-3 बुक रेफ़र कर लो आप लोग, एनाटॉमी या सोशो साइको, जो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता है। और बाकी जो साइड बाय साइड आपको टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके जो छोटे छोटे 1 पॉइंट में ये एमसीक्यूज जितने भी हमारे बनते हैं उसको भी आप साइड बाय साइड कवर कर लो। वो आपके आगे प्रिपरेशन में भी काम आते हैं। और आपके एनाटॉमी के नोट्स जितने अच्छे होंगे वो पूरा आपका 8th सेमेस्टर तक काम आता है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, डिमोरलाइज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने भी पेपर दिया है, हम भी पास हुए हैं, तो आप भी हो जाओगे। बस ये है कि थोड़ी सी मेहनत लगती है। जो मेहनत करेगा वो हमेशा सफल होगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूर इसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। और एक क्वेश्चन था मेरे लिए उसके बाद, आपके जैसे सुंदर कैसे हो सकते हैं? तो यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ। सारे लोग सुंदर होते हैं, बस देखने वाले का नज़रिया होता है। अब से ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। उसके बाद था मराठी सॉन्ग गाओ और उसको पोस्ट करो। तो मराठी सॉन्ग मुझे आता ही नहीं है गाना, और ना मैंने आज तक कभी सुना है, तो ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार कोशिश करूँगी, अगर बन पाया पोस्ट करने लायक तो मैं कर दूँगी, वरना फिर ये पॉसिबल ही नहीं है। तो वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था, इज़ देयर एनी एनजीओ इन योर रीजन हु वर्क्स इन एजुकेशन सेक्टर, कि क्या आपके पास कोई ऐसा हमारा एनजीओ है जो कि एजुकेशन फील्ड में हमारे लिए काम करता है? तो जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे ऐसा कोई भी एनजीओ नहीं है जो हमारी एजुकेशन के लिए काम करता है। बाकी बहुत सारे एनजीओज़ मैंने देखे हैं बीच बीच में, जैसे हमारा कोविड के टाइम पे था, या फिर हेल्थ के लिए भी मैंने काफ़ी कुछ देखा है कि यहाँ पे एनजीओज़ काम करते हैं, बट एजुकेशन में नहीं करते हैं, विच इज़ रियली सैड। और मेरे को ये चीज़ मैंने फील करी है इस क्वेश्चन को देखने के बाद। और जबकि ये होना चाहिए था हमारे रूरल एरियाज़ में, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड होती है कि आप एनजीओज़ के थ्रू आइए और बच्चों को या फिर फैमिलीज़ को भी एजुकेट करिए आगे बच्चों के भविष्य के लिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे एक ऐसा एजुकेशन का एनजीओ खुले जिसमें कि हम जितना भी हमसे हो पाएगा हम भी अपना पूरा योगदान देंगे। और बाकी मेरा पूरा समर्थन रहेगा अगर कभी आगे इन फ्यूचर यहाँ पे कोई भी ऐसा एनजीओ बनाते हैं या उस पर काम करते हैं। और अगर कभी मैं इतना काबिल हो गई खुद से, तो आई विल इनिशिएट कि मैं खुद से ही कोई ऐसा एनजीओ बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ पे खोल सकूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाँ एक और अच्छा क्वेश्चन था, व्हेन यू गॉट द मोस्ट एम्बिशियस थिंग इन योर लाइफ आफ्टर दैट व्हाट विल यू डू। क्वेश्चन का मतलब था कि अगर इन फ्यूचर आप जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप वर्क कर रहे हो, जब आप वो चीज़ को पा लोगे तो उसके बाद आप क्या करोगे। तो मेरा एक एम था, वो ये था कि मुझे
मतलब मेडिकल फील्ड में काम करना है, जो कि मैं कर रही हूँ। मैं अपना जो एम था उस पर वर्क अभी मेरा चल रहा है, बट उसके बाद जो साइड बाय साइड मैं यूट्यूब का जो कर रही हूँ, उससे मेरा पर्पज़ ये था कि अगर मैं यूट्यूब से कभी अच्छा अर्न कर लेती हूँ या फिर मैं इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो जाती हूँ, सबसे पहले मैं अपने जो हमारे गांव है, अपने गांव से शुरुआत करना चाहूँगी उस चीज़ की। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले वुमेंस के लिए जो हाइजीन होता है और जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें होती हैं, सबसे पहले वो प्रोवाइड की जाए उनको। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ रिलेटेड एजुकेशन हमारी वुमेंस के लिए। यहाँ पे गांव में मोस्टली देखा जाता है कि उन लोगों को काफ़ी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, जो कि उनको होना चाहिए। हमारे मेंस्ट्रुअल से ले लीजिए आप, या बहुत सारी चीज़ें होती है वुमेंस को, आप लोग जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से तो उस चीज़ पे एक मैं वर्क करना चाहूँगी। दूसरा, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि एनजीओ कुछ हमारे एजुकेशन के लिए, वो भी मैं करना चाहती हूँ। और जो थोड़े से पुअर पीपल होते हैं उनकी मैं मदद करना चाहती हूँ। तो वो तभी संभव हो पाएगा, पहले मैं खुद सक्सेसफुल हो जाऊँ। बट हाँ, ये मेरे सपने हैं जो कि मैं ज़रूर पूरा करना चाहूँगी। उसके बाद एक क्वेश्चन था, बेस्ट बुक फॉर द फर्स्ट सेम ऑल सब्जेक्ट। बीएससी नर्सिंग के लिए बेसिकली ये क्वेश्चन है कि आप अपने बीएससी नर्सिंग में फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक प्रेफर करें। देखिए, आपके पास 3 सब्जेक्ट मेनली होते हैं, एनाटॉमी और एनाटॉमी फिजियो एक साथ ही होता है। उसके बाद आपका सोशियो साइको में 2 बुक्स होती हैं अलग अलग। और जहाँ पे मेरे कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो एनाटॉमी की यहाँ पे जीबी सेबेस्टियन सर की ही बुक को रेफ़र कर देते सारे बच्चे। बाकी वहाँ पे मल्टीपल बुक्स हो जाती हैं। बस आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि आपका सिलेबस कैसा है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप 2-3 बुकों को उठाइए, उसमें से जिसका कंटेंट आपको सही से समझ में आ रहा है और जिसमें थोड़ा इलाबोरेट करके लिखा हुआ है, आप वो वाली बुक रेफ़र कीजिए। और उसके अलावा सोशल साइको में ये है, आप उसको इंटरनेट की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत बुक की हेल्प से भी पढ़ सकते हैं। अगर आप उसके नोट पहले से ही प्रिपेयर करके रख लेते हो तो आपको एट द एंड एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ने में काफ़ी ईजी पड़ जाता है। और एनाटॉमी का तो आप साइड बाय साइड प्रैक्टिस करते रहिए डेली। एनाटॉमी का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको कम से कम 1 या 2 घंटे डेली देने ही पड़ेंगे, जो आप अपना कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो। तो मैंने ऐसे ही किया था, तो इसीलिए मुझे एनाटॉमी मतलब फर्स्ट में मुझे सबसे ख़राब एनाटॉमी ही लगती थी, और लास्ट में आते आते सेमेस्टर के एंड तक मुझे एनाटॉमी पूरा अच्छे से आ गई थी और मुझे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट वही लगता था। तो ऐसा आप लोगों के साथ भी होगा जब आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें फैमिली के लिए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। मेरी फैमिली में मैं हूँ, मेरे से मेरा भाई है, बड़ा है मुझसे, और उसका मेरी 2 दीदियाँ हैं, दोनों की शादी हो रखी हैं। और उसके बाद मम्मी पापा हैं। हमारा घर में ही अपना होम बिज़नेस है, जो कि पापा और मम्मी दोनों ही देखते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और मैं सबसे लास्ट में ही इसका जवाब देना चाहती थी, वो था कि भू कानून पे आप कुछ बोलो। और ये क्वेश्चन मुझे ना वैसे भी मेरी स्टोरी में बहुत बार आता रहता है कि आप भू कानून पे बोलो, क्योंकि लोग मेरे ओल्ड वीडियोस देख चुके हैं यूट्यूब में। मैं बहुत एक्टिविस्ट मोड में आ गई थी एक बार बीच में अपने इससे पहले वाले ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो उस टाइम पे क्योंकि अंकिता वाला, जो आपको पता है अंकिता हत्याकांड जो भी हुआ था, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी, हमने काफ़ी प्रोटेस्ट करे थे। तो उसमें भी मैंने फिर बहुत सारी चीज़ें बोली थी अपने यूट्यूब वीडियोस में, तो उससे काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया था और लोग चाहते थे कि मैं उस चीज़ को टाइम दूँ और मैं ऐसे वीडियोस और लेके आऊँ आप लोगों के बीच में। बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है। देखिए, भू कानून पे अगर मैं बोलना चाहूँ ना, भू कानून पर बोलने के लिए मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फिर मेरा आक्रोश वाला मोड ऑन हो जाता है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, देखिए, भू कानून का बनना हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हम देखते हैं ना, हमारा देहरादून नंबर 10 पे अभी क्राइम सिटी में आ चुका है। तो इसके जो इंक्रीज़ होने के रीज़न्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं यही है कि हमारे पास जो हमारे उत्तराखंड की जो धरती है, हमारी जो भूमि है, यहाँ पर लोग बाहर से आके कंस्ट्रक्शन का काम चला रहे हैं। लोगों ने यहाँ पे अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी हैं, जिससे लोग क्या कर रहे हैं, अपना अर्न कर रहे हैं। बट हमें उससे क्या हो रहा है, हमें उससे नुकसान हो रहा है। लोग बाहर के आते हैं, लोगों को, जो हमारे गढ़वाल के पहाड़ी लोग जो होते हैं, काफ़ी इनोसेंट लोग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके झांसे में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं, लड़कियाँ बाहर जाती हैं काम करने के लिए। अंकिता वाला जो हुआ था केस, अंकिता वाले केस में सेम यही चीज़ थी कि वो लड़की पौड़ी की रहने वाली थी, काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आती थी। वो अपने फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, वो एक जॉब के लिए गई थी ऋषिकेश। जिस रिज़ॉर्ट में वो काम कर रही थी, वो रिज़ॉर्ट किसी भाजपा के नेता के बेटे का था, जो कि बाहर का था, वो यहाँ का भी नहीं था, यूपी का था। उसके बाद उस लड़की के साथ क्या हुआ, उसके साथ ये हुआ कि उसका रेप करके उसको मार दिया गया, और उसके बाद उसके घर वालों को उसकी डेड बॉडी सौंप दी। और ये क्यों हुआ, क्योंकि वो लड़की सिर्फ अपने एक पैसा कमाने के लिए, अपने घर को एक
अच्छी लाइफ, बेटर लाइफ देने के लिए वो बाहर जाके काम कर रही थी। ऐसा सिर्फ एक नहीं है, हज़ारों किस्से हर रोज़ आए दिन हम न्यूज़ में देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को पता नहीं होगा इस बारे में कि क्या-क्या हमारे उत्तराखंड में चल रहा है। आए दिन कुछ ना कुछ केस, 12 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची, 20 साल की बच्ची, मतलब कुछ भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें तभी है जब बाहर के लोग आके यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा चुके हैं। अगर आप लोगों को आना है तो आप लोग आइए, बट अच्छे वे में चीज़ों को करिए, ताकि हमारे जो हमारे लोग हैं, हमारी जो यहाँ की धरती है, इसको नुकसान ना हो, बल्कि यहाँ पे और अच्छा हो। बट यहाँ पे लोग उल्टा कर रहे हैं, बाहर के लोग आके यहाँ पे और ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं हमारी चीज़ों को, हमारी ज़मीन को, हमारी धरती को। जितनी जल्दी हो सके हमारा जो भू कानून है वो हमारे उत्तराखंड में लागू हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जितने भी क्राइम हो रहे हैं कुछ हद तक रुक पाएँ। और हर किसी को इस बारे में बोलना चाहिए। जो भी लोग, मुझे तो लगता है जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, इतने बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर, उन सबको आगे आना चाहिए और इन सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। बस इस बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। अगर आपको और चीज़ें जाननी है इस बारे में, या अंकिता वाला केस जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, या भू कानून वाली जितनी भी चीज़ अगर आप लोग देखना चाहते हो ना, तो आप मेरे वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में देखना, वहाँ पे मैंने काफ़ी वीडियोज़ पोस्ट किए हुए हैं, काफ़ी अच्छे वीडियोज़ हैं। अगर आप लोगों को भी जानना है इन सब चीज़ों के बारे में तो आप लोग वो प्लीज़ एक्सप्लोर करिए। और बाकी आज के लिए मेरा Q&A इतना ही रहेगा, काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है और आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर अभी भी कुछ लोगों के क्वेश्चन है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरी अलग फैमिली है और यूट्यूब के अलग है, काफ़ी लोग सिर्फ व्हाट्सएप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं उन क्वेश्चंस को कवर कर पाऊँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये Q&A पसंद आया होगा, और अगर ये Q&A वीडियो मेरा अच्छा चलता है तो हर महीने में एक Q&A वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो अपना प्यार दीजिए इस वीडियो में, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।